Everyone, today we'll revise the relation and function. Revision of relation and function. तो फर्स्ट हमें सबसे पहले इसमें ये पता होना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट क्या होता है कि अगर कोई दो सेट है, ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है, और ए में 1-2 एलिमेंट है और बी में 3-4 एलिमेंट है। हम मैथमेटिकली सिर्फ कर रहे हैं, डिफिनीशन वगैरह ऑलरेडी आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इसलिए हम सिर्फ इसका मैथमेटिकली कैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं वो आपको बता रहे हैं। तो अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है मीन्स कि ए क्रॉस बी, इसको हम ए क्रॉस बी पढ़ते हैं, इज इक्वल टू, अब हम ये ए में 2 एलिमेंट है 1-2 और बी में भी 2 एलिमेंट है 3 और 4। तो इसमें हम कैसे ऑर्डर पेयर बनाते हैं कि 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, यानी 1 और 3, फिर ऐसे ही 1 और 4। तो ये तो फर्स्ट एलिमेंट का हो गया। अब ऐसे ही सेकंड एलिमेंट से लेकर चलेंगे तो सेकंड एलिमेंट का 2 3 और 2 4। तो दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू नॉन एम्प्टी सेट ए क्रॉस बी, और ए इंटू बी भी बोल सकते हैं, या हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर का केयर करना है, क्योंकि अगर ए जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किसके एलिमेंट है, ए के, और जो सेकंड एलिमेंट है वो किसके एलिमेंट है, बी के। तो अगर ए क्रॉस बी दिया है और हमको ए और बी फाइंड करना है, तो देन हम क्या कहेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 1 1 1, 2 बार आ रहा तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं। यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा तो उसको एक ही बार लिखेंगे। और सेट बी जो बनेगा वो क्या बनेगा, 3 और 4। तो इस तरह से अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है तो हम सेट ए और सेट बी फाइंड कर सकते हैं, और अगर सेट ए और सेट बी दिया है तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। और ये ऑर्डर का हमको केयर करना है, अदरवाइज फिर रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट दिया है यहाँ पे, तो फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड सेट के दोनों एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, इसको हम ऑर्डर पेयर पे बोलते हैं। जैसे 1 3 है तो ये एक ऑर्डर पेयर है, जो एक फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का और सेकंड एलिमेंट सेट बी का है। अब मान लीजिए हमको फाइंड करना है कि ए में दिया है 1 2 3, और एक सेट में बी दिया है जिसमें 2 4 5 दिया है। तो हम इसका ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करेंगे कि ए क्रॉस बी आर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, क्या फर्स्ट एलिमेंट का सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, 1 2 1 4 1 5, एंड 2 2 2 4 2 5, फिर नेक्स्ट 3 2 3 4 एंड 3 5। तो ये अब इस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, जब यहाँ पे 2 एलिमेंट सेट ए में दिए थे और 2 एलिमेंट सेट बी में दिए थे, तो ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट आ रहे थे। और अगर सेट ए में 3 एलिमेंट है और सेट बी में 3 एलिमेंट है, तो यानी कितने एलिमेंट आने चाहिए, 9 एलिमेंट। मतलब कि हम कह सकते हैं कि अगर ए सेट ए कंटेन द m एलिमेंट्स एंड सेट बी कंटेन्स n एलिमेंट्स, तो देन ए क्रॉस बी कंटेन कितना हो जाएगा, दिस विल कंटेन द m इंटू n एलिमेंट्स। मतलब हम सीधे सीधे क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं कि जितने एलिमेंट होंगे उस एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन जो आएगा उतने एलिमेंट ए क्रॉस बी में हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो है इसको हम कॉमा भी यहाँ ला सकते हैं, ये इस तरह से। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मान लीजिए एक सेट और लेके चलते हैं कि एक सेट ए दिया है और जिसमें दे रखा -1 और 1, और हमको बनाना है ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए दैट इज -1 1, इसको क्रॉस इस तरह से भी लिख सकते हैं -1 और 1। अब अगर हम इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो यानी -1 -1, इस तरह से ऑर्डर पेयर बनेगा।
फिर -1 और 1, फिर 1 और -1 और फिर 1 और 1। तो इस तरह से 4 एलिमेंट बनेंगे, 4 ऑर्डर पेयर बनेंगे, जो एक ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट की तरह क्रॉस प्रोडक्ट में वर्क करेगा। एक ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट की तरह काम करेगा, जो ए क्रॉस ए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 एलिमेंट है, तो अगर हम ए क्रॉस ए लेके चलते तो जो 2 2 जा 4 एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कि ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे। अब इसके कितने सबसेट बन सकते हैं। अगर हमको सबसेट बनाने हैं तो ये पहले हम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट हैं, n एलिमेंट्स हैं, तो सबसेट कितने बनते थे, 2 पावर n, टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 पावर n। यानी अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट हैं तो कितने बनेंगे, 4। 3 एलिमेंट हैं तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4। 3 का अगर हम 3 एलिमेंट है तो 2 पावर 3 मीन्स 8। 4 एलिमेंट है तो इट मीन्स 16। तो इस तरह से नंबर ऑफ सबसेट 4 बन सकता है, 8 बन सकता है, 16 बन सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसी तरह से अगर हम ये कहें कि ए क्रॉस ए में ए क्रॉस ए के कितने सबसेट बनेंगे, तो हम देख रहे हैं कितने एलिमेंट है, 1 2 3 और 4। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बन सकते हैं, 2 पावर 4। 2 पावर 4 मीन्स दैट इज 16, यानी इसके 16 सबसेट बन सकते हैं। तो ये तो हो गया हमें ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी। तो इस तरह से हम ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। अब दूसरा है कि ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर हमने ये कहा कि जो है इसके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट होते हैं वो एक ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होते हैं। कि अगर हम ये कहें कि ए क्रॉस बी दे रखा है और इसमें एक ऑर्डर पेयर ए भी रिप्रेजेंट करेगा, सच दैट ए इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो इस तरह से ए किसका एलिमेंट कहलाएगा, फर्स्ट का, फर्स्ट सेट ए का, और बी किसका कहलाएगा, सेकंड सेट बी का कहलाएगा। तो इस तरह से ए क्रॉस बी, जो ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है, एक ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट करता है। अब कोई 2 ऑर्डर पेयर अगर इक्वल हैं, ऑर्डर पेयर इक्वल से पहले हम एक समझ लेते हैं कि जैसे अभी हमने निकाला था यहाँ पे ए बी, तो अगर हम इसी का बी ए निकालें, फिर से लिख लेते हैं कि अगर ए में दिया है कोई एलिमेंट ए बी और सेट बी है जिसमें दे रखा पी क्यू आर, तो ए क्रॉस बी क्या बनेगा, ए क्रॉस बी दैट इज ए पी, फिर ए क्यू, फिर ए आर। मतलब इस फर्स्ट एलिमेंट को तीनों एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाना है। अब ऐसे सेकंड एलिमेंट लेके चलेंगे, फिर इस तीनों एलिमेंट के साथ लेके चलेंगे, तो इस तरह से बनेगा बी पी बी क्यू बी आर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ए में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, और सेट बी में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो टोटल कितने एलिमेंट बनेंगे, 6, यानी 6 ऑर्डर पेयर बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ए क्रॉस बी बन गया। अब अगर हमको ये बी क्रॉस ए बनाना है तो बी क्रॉस ए मीन्स कि बी के एलिमेंट पहले आएंगे। तो बी के एलिमेंट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी क्यू आर और क्रॉस ए बी, इस तरह से। अब अगर हम इसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो क्या बनेगा, फर्स्ट एलिमेंट लेके चलेंगे इन 2 एलिमेंट के साथ, पी ए पी बी, फिर ऐसे ही क्यू का फर्स्ट एलिमेंट इसका क्यू का लेके चलेंगे, फिर इन दोनों एलिमेंट के साथ लेके चलेंगे, तो क्यू ए, फिर क्यू बी, और फिर ऐसे ही आर ए आर बी। तो इस तरह से जो है कितने 3 एलिमेंट इसमें और 2 एलिमेंट इसमें है, तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 एलिमेंट बनेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ए पी है और यहाँ पे क्या पी और ए है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। ऑर्डर पेयर मतलब कि हमें ऑर्डर में होना चाहिए। तो अगर ये देख रहे हैं कि ए किसका एलिमेंट यहाँ रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल ए कैपिटल ए का रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पी
किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, बी का रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे जो एलिमेंट है पी और ए बी पी जो है हम ये कह सकते हैं कि ए पी और पी ये दोनों सेम नहीं है, यानी हम ये कह सकते हैं कि दो ऑर्डर पेयर ए पी इज नॉट इक्वल टू पी ए, एक ये कह सकते हैं। और दूसरा कह सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी कि दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज है। एक तो हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हो सकते हैं, उसके लिए हम ये देख लेंगे कि एक सेट ए है जिसमें m एलिमेंट है, दूसरे सेट बी है जिसमें n एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, mn एलिमेंट होंगे। फिर नेक्स्ट है कि जो है कितने सबसेट बनेंगे, तो इट मीन्स कि ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट होंगे उसको टू पावर जितना आएगा उससे हम टू पावर ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ये देख लेंगे कि कितने सबसेट बने हैं। अगर हम यहाँ देखेंगे कि ए क्रॉस बी में कितने सबसेट बनेंगे तो देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या बनेगा, सबसेट इज इक्वल टू 2 पावर 6, तो दैट विल बी द 2 पावर 6 सबसेट्स बनेंगे। तो एक ये हो गया। दूसरा है कि दो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब ये दूसरा यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एलिमेंट और ए पी और पी ए जो दोनों इक्वल नहीं है, ए पी और पी ए इक्वल नहीं होंगे, यानी कि हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि ए पी की जगह पी ए लिख दें। तो यहाँ क्योंकि हमें ऑर्डर का केयर करना पड़ता है, यहाँ पे अगर बी क्रॉस ए है तो बी के एलिमेंट पहले आएंगे, ए के एलिमेंट बाद में आएंगे। अगर ए क्रॉस बी है तो ए के एलिमेंट पहले आएंगे, बी के एलिमेंट बाद में आएंगे। तो इस तरह से हम इसका ऑर्डर चेक करके हमको ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए फाइंड करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल है, दो ऑर्डर पेयर अगर इक्वल है तो यानी कि अगर एक ए बी दिया है और कहीं से ये ऑर्डर पेयर इक्वल आ गया, 3 4 ऑलरेडी दे दिया, तो यानी एक हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं कि इफ द टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल देन वी गेट द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 4। और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि दिस इज द x माइनस 1/4 एंड दिस इज द 5 एंड here 5 and this is the y plus 1/2. So this is the two order pair which are equal. Now you have to find the value of x and y. तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड इट मीन्स वी गेट x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 5। इट मीन्स कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 20 plus 1, it means x is equal to 21. Similarly सेकेंड एलिमेंट कितना होगा, इट मीन्स कि 5 इज इक्वल टू y प्लस 1/2, तो दिस इम्प्लाइज दैट y प्लस 1 इज इक्वल टू 10, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 10 माइनस 1 और y इज इक्वल टू 9। तो ये तब होगा कि अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, यानी फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। तो ये तो ये जो है एक हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में ये जाना कि कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं और ऑर्डर पेयर से हम किसी अननोन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, उस बेस पे हम अननोन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा हम क्या कि सबसेट कितने होंगे ए क्रॉस बी में वो फाइंड कर सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ जितने ऑर्डर पेयर बनेंगे उसको हम 2 पावर लिख करके हम नंबर ऑफ सबसेट फाइंड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ए क्रॉस बी। तो देन वी गेट द नंबर ऑफ सबसेट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। नाउ रिलेशन, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही रिलेशन रिलेटेड है। हम ये कह सकते हैं कि अगर रिलेशन के बेसिक कंसेप्ट देखें
तो रिलेशन कि एवरीवन रिलेटेड टू हिज मदर, हिज फादर, यानी सन और मदर का रिलेशन, फादर और सन का रिलेशन, फादर और डॉटर का रिलेशन। तो ये एक रिलेशन है जो बेसिक वे में हम कह सकते हैं कि एक रिलेशन है। टीचर और स्टूडेंट्स का रिलेशन, तो इन बहुत से रिलेशन, जितने भी लोग हैं सब कहीं ना कहीं किसी रिलेशन से जुड़े हुए हैं, रिलेटेड हैं। रिलेटेड मतलब रिलेशन। लेकिन यहाँ पे क्या है, सन और मदर दोनों डिफाइंड है। तो रिलेशन के लिए हमको क्या पता होना चाहिए कि जो दो सेट है वो दोनों सेट क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। बट सन और मदर, सन और मदर, तो सन, मदर और सन जो है, ये सन तभी कहलाएगा जब इसका मतलब वो सन होगा, तभी वो सन कहलाएगा। कोई और थर्ड पर्सन होगा तो वो सन नहीं कहलाएगा। और ये इसके जब रियल मदर होंगी तो ये फिर ये मदर कहलाएगा, अदरवाइज फिर वो मदर नहीं कहलाएंगे। ऐसे ही फादर और सन का हो सकता है, फादर और डॉटर का हो सकता है। तो ये तो सिंपल वे में जिसको हम एक रिलेशन के फॉर्म में शो कर सकते हैं, एक रिलेशन बन सकता है। तो इसी उसमें जो यहाँ बनता है कि हमने अभी जो ए क्रॉस बी लिया है कि ए क्रॉस बी, इससे हमको क्या फाइंड करना, रिलेशन। तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सबसेट, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब अगर हम ये मान के चलें कि हमारे पास जो ए क्रॉस बी है, जिसमें हमारे पास क्या लिखा है, ए बी, बी सी, सी ए, इस तरह से, या सी ए, इसको पी क्यू मान लेते हैं, ए पी बी क्यू एंड सी आर। तो यानी कि ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट है वो ए बी सी है। अगर हम यहाँ बनाते हैं कि ए में कौन सा एलिमेंट ले लिया, ए बी सी ले लिया, और बी में कौन सा एलिमेंट ले लिया, पी क्यू आर ले लिया। तो इस तरह से हम ए के साथ बनाएंगे रिलेशन, तो क्या बनेगा, ए पी। ऐसे आपका इसमें कहीं, इसको हम कहीं भी ले सकते हैं, ए पी, ए क्यू एंड ए आर। सिमिलरली बी क्यू यहाँ पे है तो बी पी भी ले सकते हैं, क्योंकि सेट में हम कहीं भी एलिमेंट ले सकते हैं, बस हम इसका ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते हैं। तो ए पी, जैसे हमने ए को लिखा कि ए पी, ए क्यू और ए आर, वैसे ही बी को लिखेंगे बी पी यहाँ पे कहीं है नहीं तो बी पी हमने यहाँ लिख दिया, बी क्यू यहाँ लिखा हुआ है, और बी आर। सेम सी के साथ लेकर चलेंगे तो सी पी, सी क्यू, जो सी क्यू हम यहाँ पे सी क्यू भी नहीं लिखा हुआ है तो सी क्यू लिख सकते हैं यहाँ पे, और सी आर यहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट और इसमें 3 एलिमेंट हैं, तो यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, 9। नंबर ऑफ एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। तो इस तरह से अब हमने क्या कहा कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो जब रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, अगर हम इस चीज को ऐसे लिख दिया, ए पी बी क्यू एंड सी आर, तो ये भी आपका इसका एक सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, जो किससे रिलेटेड है, ए किससे रिलेटेड है, पी से, बी किससे रिलेटेड है, क्यू से, और सी किससे रिलेटेड है, आर से। तो इस तरह से हम क्या फाइंड करते हैं, रिलेशन फाइंड करते हैं। हम रिलेशन का जो मेन डिफिनेशन क्या है कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब रिलेशन इज द सबसेट ऑफ अगर ए क्रॉस बी है तो उस बेस पे अगर हम यहाँ पे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से कुछ एलिमेंट ले लिए जो जिससे हमने एक रिलेशन बना दिया, तो अब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ए का रिलेशन किसके साथ है, पी के साथ, बी का रिलेशन किसके साथ है, क्यू के साथ, और सी का रिलेशन किसके साथ है, आर के साथ है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये एक रिलेशन है कि ए इज रिलेटेड टू पी,
B इज रिलेटेड टू Q एंड C इज रिलेटेड टू R। अब इसमें कितने बन सकते हैं, टोटल जितने भी एलिमेंट आएंगे इसमें, अगर हम इस एलिमेंट को ले लें तो सारे एलिमेंट भी आ सकते हैं इसमें, और इसके कुछ एलिमेंट ही इसमें आ सकते हैं क्योंकि सबसेट में होना चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रिलेशन क्या होगा कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक तो आपका इस डिफिनेशन को चलेंगे। अब रिलेशन, जब रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो किसको शो करेगा, ए बी सी। फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो किसको शो करेगा, डोमेन। डोमेन। और जो सेकंड एलिमेंट है वो किसको शो करेगा, पी क्यू आर। ये किसका एलिमेंट है, रेंज। रेंज। तो ए बी सी किसका है, डोमेन का, और पी क्यू आर किसका है, रेंज का। यानी कि हम अगर इसको मैपिंग के थ्रू समझते हैं, मैपिंग के थ्रू, यहाँ पे ए बी सी है और यहाँ पे पी क्यू आर है। तो ए का रिलेशन पी के साथ है, बी का रिलेशन क्यू के साथ है और सी का रिलेशन आर के साथ है। तो इसमें ये, अब ये जो सेट ए है, दिस इज सेट ए एंड सेट बी। आपको किसी कंडीशन में, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ रिलेशन देखना पड़ता है कि इस रिलेशन का स्टेटमेंट क्या है, वो किस पे बेस्ड है, उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ तो हमने ए और बी लिया है, मान लीजिए कोई नेचुरल नंबर दे रखा है, कोई होल नंबर दे रखा है, कोई रियल नंबर दिया है कि रियल नंबर का रियल नंबर में लेके चलना है, कोई कंडीशन दे रखा है, तो उस बेस पर हमको रिलेशन फाइंड करना है, उस बेस पर हमको डोमेन, को डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि एक सेट ए और एक सेट बी है। सेट ए का अगर हम सेट बी के साथ रिलेशन बनाएं तो हमें एक कंडीशन में मिल गया ए पी बी क्यू सी आर। ये रिलेशन बन गया जो जिसका इमेज बनता है, जिस एलिमेंट का इमेज बनता है वो किसका एलिमेंट कहलाता है, डोमेन का। और जिस एलिमेंट का इमेज आता है, या ऐसे कर सकते हैं कि जो है ए बी सी बी द एलिमेंट हुज इमेज इज पी क्यू आर। तो पी क्यू आर जो इमेज बनता है वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। किसका एलिमेंट कहलाएगा, रेंज का कहलाएगा। यानी कि एक सेट ए है जिसमें ए बी सी है और दूसरे में पी क्यू आर है। ये इस तरह से किसी स्टेटमेंट पे इस तरह से रिलेटेड है कि ए पी से रिलेटेड है, बी क्यू से रिलेटेड है, सी आर से रिलेटेड है। तो हम ये कहेंगे कि जिस एलिमेंट का इमेज बनता है वो किसका एलिमेंट कहलाता है, डोमेन का। और जो इमेज बनता है वो किसका एलिमेंट कहलाता है, रेंज का। अब रेंज, जो रेंज है, ये रेंज किस में मिलेगा, सेट बी में मिलेगा। तो जब सेट बी में मिलेगा तो हमारा एक कंडीशन भी बन जाता है कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब कोडोमेन क्या होगा, यानी कि ये जो सेट कहलाएगा, ये पूरा पूरा होल सेट जो कहलाएगा क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि रेंज के जो एलिमेंट है वही किसके एलिमेंट हो जाएंगे, कोडोमेन के एलिमेंट हो जाएंगे। तो इस तरह से रेंज और कोडोमेन के एलिमेंट यहाँ पे सेम होंगे। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि रेंज और कोडोमेन के एलिमेंट सेम ही हों। वो डिपेंड करता है कि हमारा जो सेट है या हमारा जो सर्किल है, जो वो किसका है, वेनन का, जो वेनन के फॉर्म में सर्किल बनाया गया है वो किसका है, नेचुरल नंबर का, होल नंबर का, या किस तरह से दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो कोडोमेन पे डिपेंड करता है। कोडोमेन मतलब इस सेट में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो कोडोमेन के एलिमेंट होंगे। तो हम कह सकते हैं कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब दूसरा आता है कि जो है, अगर हम इसी को एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं कि जो रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं। रिलेशन एक क्वेश्चन के थ्रू ही देख लेते हैं कि जो है जो हम लोगों ने अभी इसमें रिलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, उसको लेके चलते हैं। तो कैसे हम देखते हैं कि ये रिलेशन कैसे रिलेटेड है, कैसे हम डोमेन और रेंज के एलिमेंट फाइंड करते हैं। यहाँ पे एक सेट दे रखा है
ये है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन है, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पे ये दे रखा है कि इसमें 1 2 3 से लेकर 14 तक एलिमेंट है और डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, यानी कि जो डिफाइन है वो ए से ए में डिफाइंड है। हाँ, एक सेट ए है, यहाँ भी सेट ए है। अब वो इसमें कितने एलिमेंट है, 1 से लेके 14 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे आपके कहीं पे होगा 9 भी होगा, कहीं 10 होगा, 11 होगा, कहीं पे 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा। सेम एलिमेंट इसमें भी होंगे। ये थोड़ा इसको और बड़ा सब बना लेते हैं कि एक सेट ए है और एक सेट ए है। अब यहाँ पे इसमें क्या दिया है, सेट ए टू ए, तो यानी कि इसमें 1 से लेकर 14 तक होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ऐसे इसमें भी सेम एलिमेंट होंगे, क्योंकि कह रहा है कि ए टू ए है, जो रिलेटेड है, रिलेशन किस पे बेस्ड है, ए टू। तो सबसे पहले हमें रिलेशन के स्टेटमेंट ही दिखते हैं, ए टू ए ये स्टेटमेंट है कि किसका किस सेट का किस सेट से रिलेटेड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यहाँ कर लिया। तो अब ए टू ए आपका एक सेट है जिसको वेनिन के फॉर्म में बना रहे हैं। अब यहाँ पे कंडीशन दे रखा है, क्या, जो रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है कि एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, सच दैट एक्स वाई इज द एलिमेंट ऑफ ए, मतलब कि दोनों एलिमेंट इसमें किसका होगा, एक्स का, एक्स में क्या कहलाएगा, वाई का। तो जो दोनों एलिमेंट हैं वो किसके एलिमेंट है, ए के ही एलिमेंट है, ये कह रहा। अब ये तो किस फॉर्म में लिखा है, ये लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर इसी रिलेशन को हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे। अब हमें x की वो वैल्यू और y की वो वैल्यू पुट करेंगे जिससे 0 आ जाए, यानी अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी पड़ेगी, 3, यानी 1 का रिलेशन किसके साथ बन गया, 3 के साथ, यानी 1 3 ऐसे बनेगा। फिर 2 6 3 9 4 12, 5 15 भी आएगा, 5 15 नहीं आएगा। 5 15 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अगर हम x की वैल्यू यहाँ 5 पुट करते हैं तो 3 5 जा 15 और 15 जो है यहाँ y की वैल्यू 15 पुट करनी पड़ेगी, जो कि इस सेट में नहीं है, 14 तक ही है, तो इसलिए हम 14 इस तक ही पुट करेंगे, 15 नहीं पुट करेंगे। तो यानी कि 1 3 2 6 3 9 4 12। अब ये क्या बन गया, रिलेशन बन गया, जो किस फॉर्म में लिख गया, रोस्टर फॉर्म, जिसको सेट में हम पढ़ चुके हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। तो ये आपका एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है और ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, और इसी को बोलते हैं टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। अब हमें ये रिलेशन जो कार्टेशियन क्या नाम है, टेबुलर फॉर्म बना। अब यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट दिख रहा है 1 2 3 4, वो किसका एलिमेंट कहलाएगा, डोमेन। तो डोमेन का एलिमेंट क्या हो गया, 1 2 3 4, ये डोमेन के एलिमेंट हो गए। और को डोमेन के एलिमेंट क्या हो गए, को डोमेन में वो सभी एलिमेंट आ जाएंगे 1 से लेकर के 14 तक। तो 1 2 3 4 5 से लेकर के कहाँ तक, 14, क्योंकि को डोमेन में सभी एलिमेंट आते हैं, जितने भी इसमें एलिमेंट मिलेंगे सेट बी में, या यहाँ जो सेट ए है उस सेट ए में सभी एलिमेंट आएंगे, तो को डोमेन हो गया। अब रेंज किसका देखेंगे, सेकंड एलिमेंट, 3 6 9 और 12। तो रेंज क्या बनेगा, रेंज जो बनेगा वो 3 6 9 और 12। तो 1 2 3 4 क्या है, डोमेन के एलिमेंट है, और 3 6 9 12 किसके एलिमेंट है, रेंज के एलिमेंट है। और जो दूसरा सेट है जिसमें रेंज देखा जा रहा है, उसके सभी एलिमेंट उस सेट। नो दिस इज द रिलेशन by which we will find the domain, range and कोडोमेन। यहाँ पे देख रहे हैं कि सेट ए में 1 से 14 एलिमेंट है,
लेकिन जो इमेज है, जो डिफाइन है फंक्शन, जो रिलेशन डिफाइंड है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो 4 एलिमेंट का ही इमेज 4 एलिमेंट मिल रहा है यहाँ पे, और सभी एलिमेंट के इमेज नहीं मिल रहा है। तो जिस एलिमेंट का इमेज मिलता है वो किसका कहलाता है? डोमेन का एलिमेंट कहलाता है। और जिस एलिमेंट का इमेज जो आता है वो क्या कहलाता है? रेंज का एलिमेंट कहलाता है। और इस सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी किसके एलिमेंट कहलाएंगे? कोडोमेन के एलिमेंट कहलाएंगे। तो ये तो आपका रिलेशन था। नाउ फंक्शन और फंक्शन में कि अगर कोई, हम इसको मैथमेटिकली सिर्फ बता रहे हैं क्योंकि फंक्शन तो ऑलरेडी आप वहाँ पे फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड यूट्यूब में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि फंक्शन कब होगा, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होगा। तो मान लीजिए कि कोई सेट दिया है, एक सेट है ए और एक सेट बी है, जिसमें इसमें एलिमेंट x है और इसमें एलिमेंट y है, और ये f से रिलेटेड है, मतलब f फ्रॉम a to b is said to be a function if each element of x have unique image in codomain. This is the codomain. तो ऐसे कह सकते हैं कि let a and b be the two set. A function is defined f from a to b if each element of a have the unique image in b. मतलब ये हो गया कि इस a के जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट का b में एक इमेज मिलना चाहिए। तो अगर सभी एलिमेंट का इमेज मिल रहा है तो कहेंगे कि फंक्शन है। अब इस चीज़ को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ए और बी है जिसमें ए एंड दिस इज द बी, इसमें 1 2 3 4 5 है, इसमें 6 है 7 है 8 है 9 है 10 है। तो अगर 1 का इमेज 6 मिल रहा, 2 का इमेज 7 मिल रहा, 3 का इमेज 8 मिल रहा, 4 का इमेज 9 मिल रहा, 5 का इमेज 10 मिल रहा, यानी इसमें सभी एलिमेंट का, जितने भी एलिमेंट हैं इनके सभी एलिमेंट का इसमें सेट बी में इमेज मिल रहा है। वो भी किसी कंडीशन में मिल रहा होगा। जैसे हमें यहाँ पे ये कंडीशन दिखाई दे रहा है कि जो डोमेन के एलिमेंट है, डोमेन और को डोमेन के एलिमेंट का डिफरेंस 5 है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो सेट ए है या सेट ए या बी सेट के फॉर्म में गिवन है, या नेचुरल नंबर के फॉर्म में दिया होगा, या होल नंबर के फॉर्म में दिया होगा, और रियल नंबर के फॉर्म में दिया होगा यहाँ पे। और वो फंक्शन का स्टेटमेंट क्या है, फंक्शन किस पे डिफाइंड है, यानी फंक्शन इस पे डिफाइंड। यहाँ हमको ये लग रहा है कि फंक्शन जो डिफाइंड है किस पे डिफाइंड है कि डिफरेंस बिटवीन द y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, y बी द एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड x बी द एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो ये दे रखा है कि इसके एलिमेंट का जो डिफरेंस है वो कितना 5 है। तो किसी फंक्शन के सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि ये फंक्शन होने के लिए जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को चेक करेंगे कि क्या स्टेटमेंट है। उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम मैपिंग दिखाएंगे। तो इसका मैपिंग इस तरह से बन रहा है, 1 का इमेज 6, 2 का इमेज 7, 3 का इमेज 8 एंड 4 का इमेज 9, 5 का इमेज 10, यानी इस सेट ए में कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा है। तो ये क्या है, एक फंक्शन है। दिस इज द फंक्शन, दिस इज फंक्शन, यानी ये फंक्शन है। अब दूसरा जो है कि मान लीजिए ऐसे दे रखा है, एक सेट ए एक सेट बी है, जो वहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे दे दिया 4। किसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, जो कोई गिवन स्टेटमेंट है जो फॉलो करता है फंक्शन कि 1 2 3 सभी एलिमेंट का इमेज सेम है, तो यानी कि ये भी फंक्शन है।
क्योंकि बाय डिफिनीशन क्या है कि इसमें कोई एलिमेंट छोटा नहीं चाहिए, सभी एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए। तो 1 का इमेज 4 मिल रहा, 2 का इमेज 4 मिल रहा, 3 का इमेज 4 मिल रहा है, इसलिए ये भी क्या है, एक फंक्शन है। दिस इज फंक्शन, दिस इज फंक्शन। फिर आता है इस तरह से कि मान लीजिए एक सेट ए है और एक सेट बी है। इस सेट ए और बी में यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और यहाँ पे 6, 7, 8, 9 है। 1 का इमेज 6 है, 2 का इमेज 7 है, 3 का इमेज 8 है, 4 का इमेज 9 है। लेकिन जो 5 है, इस एलिमेंट का इस सेट में कोई भी इमेज नहीं मिल रहा है, जबकि 1 का इमेज 6 है, 2 का इमेज 7 है, 3 का इमेज 8 है एंड 4 का इमेज 9 है। तो जो एलिमेंट 5 है, इस 5 का सेट बी में कोई इमेज नहीं मिल रहा, इसलिए ये बाय डिफिनीशन फंक्शन नहीं है। तो ये क्या है, नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट आता है कि मान लीजिए कोई फंक्शन इस तरह से दे रखा है, मैपिंग कोई इस तरह से दे रखा है, ए और बी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कि 1 का इमेज 6 है, 2 का इमेज 6 है, 3 का इमेज 7 है, 4 का इमेज 8 है, 5 का इमेज 9 है। तो ये भी एक फंक्शन है कि दिस इज फंक्शन, क्योंकि इसके सभी एलिमेंट का इमेज मिल रहा है, इसलिए फंक्शन है। दूसरी तरह से फिर देखते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए एक सेट ए है और एक सेट बी है, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये किसी स्टेटमेंट पर डिफाइन होगा। एक तो हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो ये हम उस मान के चलते हैं कि ये ऑलरेडी ये डिफाइंड है। तो अब इसमें कुछ ऐसा डिफाइंड है कि 1 का इमेज 6 है, 2 का इमेज 7 है, 3 का इमेज 8 है, और 9 का भी इमेज, मतलब 3 का इमेज 8 है और 3 का इमेज भी 9 भी है, और 4 का इमेज 10 है, 5 का इमेज 11 है। तो ये फंक्शन नहीं है। हम देख रहे हैं कि जो 3 है, इस पार्टिकुलर एलिमेंट का इसके 2 इमेज बन रहे हैं, 2 इमेज बन रहे हैं जिसका प्री इमेज सेम है। यानी हम इसमें देखेंगे तो क्या कहेंगे, इमेज, और इसमें इसमें देखेंगे तो क्या कहेंगे, प्री इमेज, प्री इमेज। यानी कि सेम 8 और 9 द एलिमेंट 8 and 9 have same pre-image. Pre-image means set A have same pre-image 3 in set A. The element 8 and 9 of the set B have the same pre-image in 3 in set A. अगर ऐसा मिलता है तो दिस इज नॉट ए फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। लेकिन ये रिलेशन है, फंक्शन नहीं है, लेकिन रिलेशन है, रिलेशन है। दिस इज रिलेशन, दिस इज रिलेशन है। रिलेशन कुछ भी फॉलो कर लेगा, लेकिन फंक्शन नहीं फॉलो करे। तो फंक्शन के लिए यानी कि ये प्रॉपर्टी हो गई फंक्शन की कि डोमेन के एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं बनना चाहिए, 2 इमेज या 3 एलिमेंट, 3 इमेज या 4 इमेज नहीं बनना, एक ही एलिमेंट का 2 इमेज 3 इमेज नहीं बनना चाहिए। एक तो ये है फंक्शन ना होने के लिए, और दूसरा क्या है कि डोमेन, ये जो दिया है इसमें, डोमेन के सभी एलिमेंट का एक यूनिक इमेज मिलना चाहिए, कि कोई एलिमेंट सेट ए में छोटा नहीं चाहिए जिसका कोई इमेज ना बन रहा हो। अगर कोई इमेज नहीं बन रहा है सेट उस एलिमेंट का, सेट ए की एलिमेंट का, तो हम कहेंगे कि फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन ना होने के 2 रीजन हैं, एक तो आपका ये है जो है, और दूसरा रीजन ये है। तो अब फंक्शन जो है, जैसा कि फंक्शन को कई फॉर्म में जानते हैं हम, आइडेंटिटी फंक्शन,
रेशनल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, क्या नाम है, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन और क्या नाम है, आइडेंटिटी फंक्शन, सबका डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जो सेट इस क्वेश्चन में देखें तो डोमेन हमारा क्या है यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब फंक्शन में क्या है कि इसमें जितने भी एलिमेंट मिलेंगे सेट ए में वो सब किसके एलिमेंट कहलाएंगे, डोमेन के एलिमेंट कहलाएंगे, वो सब डोमेन के एलिमेंट कहलाएंगे। और सेट बी में जो एलिमेंट मिलेंगे जिनका इमेज बन रहा है, जो इमेज आ रहा है, वो किसका एलिमेंट कहला, वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा, वो रेंज कहलाएगा। यानी कि हमें इनपुट के जो इनपुट है उस इनपुट के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलना चाहिए। जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो इनपुट होगा उस इनपुट के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलना चाहिए। अगर आउटपुट हमको सही मिल रहा है तो फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि फंक्शन होने के लिए डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए डोमेन कि एक फंक्शन दे रहा है इसमें कि एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक फंक्शन है और यहाँ पे ये नहीं दे रखा है कि जो है फंक्शन हमारा किस पे डिफाइंड है। तो अगर नहीं डिफाइंड है तो हम क्या मान के चलते हैं कि जो x की एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट है, रियल नंबर का। तो ये जो x है वो रियल नंबर का है और ये किसका एलिमेंट कहलाएगा, डोमेन का। यानी ये डोमेन का, ये भी अभी इससे पहले यहाँ पे फंक्शन दिखाने के लिए कि हम इसमें क्या लिख के चलते हैं, इसमें x और इसमें y। अगर कोई फंक्शन f से रिलेटेड है तो हम लिखते हैं f फ्रॉम x a टू b, जो भी है यहाँ पे a टू b, और इसको क्या लिखते हैं y इक्वल टू एफ एक्स। तो ये y इक्वल टू एफ एक्स बन जाता है ये। तो अब x किसका रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट डोमेन का, और y किसका रिप्रेजेंट करता है, को डोमेन का। ये को डोमेन कहलाता है, ये सेट को डोमेन कहलाएगा और ये कहलाएगा डोमेन कहलाएगा। अब यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ एक्स मीन्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो हम यहाँ पे एक पार्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे ये नहीं दे रखा है कि किसका एलिमेंट है, मतलब नेचुरल नंबर का है, रियल नंबर है या होल नंबर है, ये कुछ नहीं दे रखा। तो हम अगर ऐसा नहीं दिया है तो हम मान के चलते हैं कि वो किसका एलिमेंट होगा, रियल नंबर का सेट होगा, रियल नंबर का सेट होगा, रियल नंबर का सेट होगा। तो रियल नंबर का जो सेट होगा तो हम x की यहाँ पर एक वेरिएबल के फॉर्म में है तो x की बहुत सी वैल्यूज हो सकती हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग y की भी वैल्यूज आएगी कुछ। तो जो पुट करेंगे, जो इनपुट होगा, इनपुट के अकॉर्डिंग जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। और जो हम इनपुट फाइंड करेंगे वो क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम x इज द रियल नंबर मान के चलते हैं तो यानी अगर हम यहाँ पे ये एलिमेंट पुट करते हैं, f1 निकालते हैं या f0 निकालते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 स्क्वायर। 0 का स्क्वायर मीन्स 0, इसमें लिख सकते हैं। फिर f1 मीन्स 1 स्क्वायर दैट इज 1। f2 मीन्स 2 का स्क्वायर दैट इज 4। f3 दैट इज 3 का स्क्वायर दैट इज 9। इट मीन्स कि इस तरह से हम बहुत से एलिमेंट ले सकते हैं। f ऑफ 3.5 तो 3.5 दैट इज 3.5 का स्क्वायर दैट इज 2 पॉइंट हो गए यहाँ पे 12.25। तो ये जितने भी नंबर आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहे हैं। हमने कहा जो इनपुट नंबर हो किसके एलिमेंट कहलाएंगे, डोमेन के एलिमेंट कहलाएंगे। और जो आउटपुट होगा, आउटपुट में मिनिमम और मैक्सिमम रेंज उसी को कहते हैं, रेंज उसको बोलते हैं। रेंज मतलब कि मैक्सिमम टू मिनिमम, मैक्सिमम से मिनिमम का जो डिफरेंस हो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो हम ये स्टैटिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे रेंज क्या है कि मिनिमम से मैक्सिमम का जो
मिनिमम से मैक्सिमम का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। कि हम मिनिमम पुट की मिनिमम वैल्यू क्या दे रखी है इसमें और मैक्सिमम वैल्यू क्या दे रखी है, तो वो हम क्या उसको क्या मानेंगे, रेंज। यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करते थे, यहाँ डिफरेंस नहीं फाइंड करेंगे कि यहाँ ये मानेंगे कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो वही क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेंज को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस तरह से जब इसमें हम कितनी वैल्यूज रख सकते हैं, बहुत से वैल्यूज रख सकते हैं। यहाँ पे एफ रूट टू लिख लिया, एफ ऑफ रूट टू, तो दैट इज टू रूट टू का स्क्वायर, इट मीन्स 2 आ गया। ये हमने जो है ये नेचुरल नंबर ले लिया, यहाँ पे होल नंबर ले लिया, ये डेसिमल वाली वैल्यू आ गई, ठीक है, ये रूट वाली वैल्यू आ गई। तो अब रियल नंबर में सभी नंबर्स आते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसका फंक्शन का डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा। जब फंक्शन का डोमेन रियल नंबर है तो हमारा रेंज कितना आएगा, रेंज। अब रेंज तो हमको यहाँ पे ये तो हमको दिख गया कि डोमेन, अगर हम यहाँ पे रियल नंबर लेके चलते हैं, यहाँ पे नेगेटिव ले लेते हैं या फिर आप -1 ले लें अगर जो, तो -1 का स्क्वायर कर लिए ये, तो दैट इज 1 आ जाएगी। तो इस तरह से जो है ये -1 का स्क्वायर दैट इज 1, मतलब नेचुरल इसमें इंटीजर भी आ गया। तो रियल, ये तो हमारा रियल नंबर बन गया। बहुत से एलिमेंट इसमें हम पुट कर सकते हैं। अब हमारा रेंज क्या आएगा, रेंज हम इसमें जितने भी देख रहे हैं कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। मिनिमम वैल्यू हमने 0 ही लिया है। नेगेटिव मिनिमम वैल्यू -1 भी हो सकता है इसमें, लेकिन -1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें पॉजिटिव हो गया। तो अब मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0, और मैक्सिमम वैल्यू की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे नंबर मिलेंगे हमको आगे इसमें। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका रेंज कितना होगा, रेंज कितना होगा, रेंज क्या बन सकता है कि मिनिमम वैल्यू तो हमको दिख रहा है कि मिनिमम वैल्यू हमारी क्या है, 0, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू नहीं दिख रहा है। तो इस डोमेन के अकॉर्डिंग, यानी डोमेन में जो हमारा इनपुट नंबर है उसके अकॉर्डिंग रेंज में जो हमारा आउटपुट नंबर आएगा, 0 से लेकर के उसकी कोई लिमिट नहीं है, तो कहाँ तक आ सकता है, इन्फिनिटी तक आ सकता है। इसमें भी कोई लिमिट नहीं है, तो हम ये मान के चलते जब रियल नंबर है तो कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो यानी कि इसमें भी रियल नंबर आएगा, इसमें भी रियल नंबर आएगा, लेकिन रियल नंबर में नेगेटिव भी वाले भी नंबर आएंगे, लेकिन इसमें कौन से नंबर आएंगे, पॉजिटिव वाले नंबर आएंगे। तो मिनिमम जो है यहाँ पे 0 अगर पुट करते हैं तो 0 आता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा रेंज कितना आ जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी। एक तो ये हो गया कि हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके डोमेन और रेंज फाइंड कर लिया है कि x के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी है, x के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी है, यानी एफ एक्स है तो इसी को तो हम y लिखते हैं, तो दिस इज द y, दिस इज द y, दिस इज द y, तो ये y ही है। तो इस तरह से हम डोमेन जो कितना होगा, रियल नंबर रेंज क्या हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ये किस तरह का फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो यानी कि डोमेन हमारा रियल नंबर हो गया और रेंज क्या आ गया, 0 टू इन्फिनिटी आ गया, जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। एक्स स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में होगा, तो इस तरह से डोमेन और रेंज आएगा। अब मान लीजिए कि कोई इसी चीज़ को हम ऐसे भी दे सकते हैं इसको, कि हम क्या करते हैं कि जो y इक्वल टू हमारा फंक्शन है उसको एफ एक्स को y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वाई। अब यहाँ से ये क्लियर है कि जब कोई वैल्यू रूट के अंदर आती है तो डिफाइंड कब होगा, जब इसकी वैल्यू 0 या 0 से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर, यानी कि y इज ग्रेटर इक्वल टू 0। ये फंक्शन तब डिफाइंड होगा, एफ एक्स डिफाइंड व्हेन y इज ग्रेटर इक्वल टू 0। y इज ग्रेटर इक्वल टू 0 तब होगा अगर y इज ग्रेटर इक्वल टू 0 है रूट के अंदर, तभी वो फंक्शन डिफाइंड होगा। अदरवाइज क्या बन जाएगा, रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आता है, नेगेटिव नंबर, तो क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो चीज़ है चैप्टर 5। तो हमें यहाँ पे देख रहे हैं कि ये रूट के अंदर आ रहा है, इसलिए जब भी रूट के अंदर आएगा कोई भी नंबर तो उसको हम इस तरह से लेके चलेंगे
कि वो किस पे डिफाइंड है। डिफाइंड होगा तो ये कब डिफाइंड होगा, जब जो भी वैल्यू यहाँ लिखा होगा वो वैल्यू उसकी वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर ग्रेटर इक्वल टू 0 है तभी फंक्शन डिफाइंड है। अब हमने क्या माना है कि y किसका एलिमेंट है, कोडोमेन का एलिमेंट है। तो यानी y की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी कि 0 से बड़ा। इसलिए रेंज क्या हो सकता है, रेंज क्या हो सकता है, 0 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के लिए हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाते हैं इस तरह से, और अगर यहाँ पे ग्रेटर का और इक्वल का दोनों दो साइन लगा हुआ है, इसलिए हम इधर से क्या लगाएंगे, क्लोज ब्रैकेट, जो हम सेट में कर चुके हैं कि अगर x लाइज बिटवीन a एंड b, तो हम ब्रैकेट कैसे लगाएंगे, a और b दोनों तरफ से ओपन। अगर x की वैल्यू x इज लेस और इक्वल टू b दे रखा है, a से ग्रेटर है, तो हम यहाँ a से ओपन लगाएंगे और b की तरफ से क्या लगाएंगे, क्लोज लगाएंगे। अगर x की वैल्यू a से ग्रेटर है और b से लेस और इक्वल टू है, तो हम यानी कि a और b यहाँ से क्या लगाएंगे, क्लोज लगाएंगे। यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि a और b को भी इंक्लूड किया गया। क्लोज ब्रैकेट मतलब कि a और b को भी इंक्लूड किया गया, और ओपन ब्रैकेट मतलब कि हम a और b को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बल्कि a और b के बीच में जितने भी नंबर होंगे वो सब नंबर आएंगे। तो दिस इज द ओपन ब्रैकेट एंड दिस इज द क्लोज ब्रैकेट। अब दूसरा आता है, एक मॉडुलस फंक्शन का लेके चलते हैं कि मॉडुलस फंक्शन क्या है, कि एक f(x) दे रखा है जिसमें -x एक फंक्शन है ये। अब इस फंक्शन का डोमेन और रेंज फाइंड करना है। यहाँ भी देने रखा है कि x किसका एलिमेंट है, तो हमने कहा अगर नहीं दे रखा तो किसका एलिमेंट मान के चलेंगे, x इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर में सभी नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं, रूट वाले भी नंबर आ सकते हैं, पॉजिटिव वाले भी नंबर आ सकते हैं, क्या नाम है, इरेशनल नंबर भी आ सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पुट करते जाएं कि हमने पुट कर दिया f0, तो दैट इज -0, दैट इज 0। ये 1 पुट कर दिया, इट मीन्स -1। अब सबसे पहले मॉडुलस समझते हैं कि मॉडुलस में क्या है, कि अगर ये दिस इज द सिंबल फॉर मॉडुलस, कि अगर मॉड के अंदर ये, इसको हम बोलते हैं मॉड या मॉडुलस दोनों बोलते हैं। तो -5 तो क्या लिखेंगे इसको, +5। मतलब जो मॉड के नंबर होंगे वो हमेशा जो बाहर निकलेगा मॉड से वो नंबर क्या बनेगा, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं बनेगा। अब अगर कोई ऑलरेडी मॉड में दे रखा है तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 5। तो इसको हम बोलते हैं मॉडुलस नंबर, मॉडुलस। तो इसी तरह से अगर मॉडुलस में x दे रखा है तो x की वैल्यू हमने पुट किया यहाँ पे, ये क्या चीज़ है, y है, जिसको हम y लिखते हैं, f(x) को y लिखते हैं। तो यानी अगर हमने 0 पुट किया तो -0, यानी 0 का कोई नेगेटिव ना तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव, इसलिए हम 0 लिखते हैं इसको। 1 को क्या लिखा, यहाँ पे 1 लिखा। अगर हम इसको बाहर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, -1। f2 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, -(2), दैट इज -2। f ऑफ -1 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस प्लस दे रखा, -1 यहाँ पुट किया, इट मीन्स माइनस, और दैट इज -1 का बाहर निकालेंगे +1 आएगा, इसलिए -1 हो जाएगा ये। तो f ऑफ -1 का जो इमेज बन रहा है वो -1 बन रहा। फिर हम ऐसे किसी भी नंबर का ले सकते हैं, f ऑफ √2, तो दैट इज -√2। तो इट मीन्स क्या बनेगा ये, -√2। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने भी नंबर आ रहे हैं, f1 -1 आया, f2 -2 आया, f-1 -1 आया, और f√2 ये भी नेगेटिव आया। तो हम यहाँ तो सभी वैल्यू जो किसके एलिमेंट पुट कर रहे हैं, हम रियल नंबर के पुट कर रहे हैं, यानी हमारा क्या है, x इज द एलिमेंट ऑफ r। तो इससे हमें क्या पता चला कि डोमेन हमारा क्या है, रियल नंबर, डोमेन हमारा रियल नंबर है। लेकिन रेंज क्या है कि यहाँ भी सब रियल नंबर ही आ रहे हैं, लेकिन निगेटिव के साथ आ रहे हैं। यहाँ पे जितने भी आ रहे हैं सभी नंबर आ रहे हैं जो रियल नंबर के ही आ रहे हैं, लेकिन
जो है वो नंबर किसके साथ आ रहे हैं, निगेटिव के साथ आ रहे हैं। तो यानी हम रेंज अगर फाइंड करते हैं तो रेंज क्या लिखेंगे, आर माइनस, यहाँ लिखा दिया आर माइनस, आर माइनस ये रिप्रेजेंट करता है निगेटिव रियल नंबर। और इसमें क्या आ जाएगा, इसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज आएंगे सब क्या आएगा, निगेटिव आएगा। अब अगर निगेटिव आता है, निगेटिव, तो निगेटिव में जो है हम आर माइनस लिखते हैं, और अगर पॉजिटिव आता है तो आर प्लस लिखते हैं, प्लस आर पॉजिटिव लिखते हैं, आर पॉजिटिव। तो इस तरह से डोमेन और रेंज हम फाइंड कर सकते हैं कि x की डिफरेंट वैल्यू लेकर के y की डिफरेंट वैल्यू फाइंड करनी है। अगर x की डिफरेंट वैल्यू हम देखते हैं कि वो किस ट्रेंड को फॉलो करता है, कौन सा ट्रेंड बनता है, ये किस बेस पे हम इसको कहेंगे कि ये रियल नंबर का है, और इधर कौन सा ट्रेंड में आ रहा, तो उसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। नेक्स्ट आता है, एक और एग्जांपल देते हैं, क्योंकि हम इसके जो है कोई बेसिक रूल नहीं है, कुछ क्वेश्चन के ही बेसिक रूल हैं जो है, अदरवाइज सभी क्वेश्चन के जो है डिफरेंट अप्रोचेज हैं, डिफरेंट अप्रोचेज हैं। तो ये जो है फंक्शन का डोमेन और रेंज अप्रोच पे ही डिपेंड करता है कि किस तरह से क्या अप्रोच है। नाउ एक तीसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि जो हमारे एनसीईआरटी में भी है कि एफ एक्स इक्वल टू √16 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी हमको डोमेन और रेंज फाइंड करना है। फाइंड डोमेन एंड रेंज। हमने कहा कि अभी इससे पहले होता है कि जब भी हमें ये दिखेंगे कि रूट के अंदर है, तो हम रूट के तब डिफाइंड होगा जब ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो हो, ग्रेटर इक्वल टू जीरो हो। तो यहाँ पे हमें डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं एफ एक्स को वाई लिख सकते हैं, और इसको लिख लिया 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको जो है कि एफ एक्स डिफाइंड एफ एक्स भी लिख सकते हैं, इसको एफ एक्स डिफाइंड फैन 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। अब 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, ये तभी डिफाइंड होगा जब इसकी वैल्यू या तो जीरो आ जाए या तो जीरो से बड़ी आए, तभी हम कहेंगे कि ये फंक्शन डिफाइंड है, अदरवाइज फंक्शन डिफाइंड नहीं है। क्योंकि अगर इस रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाता है √-5, तो कहते हैं कि ये कौन सा नंबर बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि चैप्टर 5 में करेंगे या चैप्टर 5 कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू जीरो, अब इसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे फंक्शन की डोमेन क्या बनेगा। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो। आर क्या बन सकता है, 4 माइनस एक्स और 4 प्लस एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो। अब 4 माइनस एक्स और 4 प्लस एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, ये एक इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी ये इनइक्वलिटीज है, और इक्वेशन नहीं है, इक्वल नहीं है, इनइक्वलिटीज है। तो ये जो चैप्टर 6 बेस्ड है, जो चैप्टर 6 जब चैप्टर 6 कर लेंगे तब तो आपको इसका कंडीशन समझ में आएगा। अब जैसे हमने एक चैप्टर 6 की यहाँ पे क्या कह सकेंगे कि 3 इज ग्रेटर देन 2 है, 3 इज ग्रेटर देन 2 है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि 2 इज लेस देन 3 है। लेकिन अगर हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है दोनों तरफ, तो -3 और -2 अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, इनइक्वलिटी तुरंत चेंज हो जाएगा। यहाँ पे -3 इज लेस देन -2, -3 इज लेस देन -2, और ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 इज ग्रेटर देन 2। अगर इस माइनस को हटाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 इज ग्रेटर देन 2। तो इनइक्वलिटी के कंडीशन में हमें ये ध्यान देना होता है कि ये एक इनइक्वलिटी है, बल्कि इक्वेशन नहीं है। तो अब इसको हमको ये देखना है कि 4 माइनस एक्स और 4 प्लस एक्स की वैल्यू क्या होगी,
एक्स की वैल्यू क्या बनेगी। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम वैसे इक्वल में कर देते थे कि एक्स माइनस 4 है, एक्स माइनस एक्स प्लस 4 है इज इक्वल टू 0, तो कर देते थे एक्स इक्वल टू 4 एंड एक्स इक्वल टू -4, ये कर देते थे। लेकिन ये किस में है, इक्वल में है, इक्वेशन में है, ना कि इनक्वलिटीज में है। तो इस चीज़ को जहाँ पे इनक्वलिटीज के फॉर्म में आता है तो उसको तो कैसे हम कैसे देखते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये नंबर लाइन मीन्स कि रियल लाइन -∞ टू +∞। यहाँ पे अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग देखते हैं तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, और इसके अकॉर्डिंग देखते हैं एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, -4 आएगी। तो हम एक मार्क कर लेते हैं कि -4 आएगा और ये 4 आएगा। अब यहाँ पे ये एक इंटरवल ये बन रहा है -∞ टू -4, एक -4 to 4 बन रहा है, और तीसरा बन रहा है 4 to ∞ बन रहा है। ये 3 इंटरवल्स बन रहा है। तो अगर हम इसमें देखें कि -4 से -∞ के बीच में, इसमें देखें क्या कोई वैल्यू पुट करने पे ग्रेटर इक्वल टू ही आ रहा है साइन, हमने पुट कर दिया -5। इसका कैलकुलेशन हम अलग कर लेते हैं कि -5 पुट कर दिया, एक्स की वैल्यू -5, -4 से और -5 के बीच में -5 आ जाएगा। तो 4 माइनस -5 ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, और 4 -5 ये सेकंड ब्रैकेट हो गया। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4 + 5, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -1, ये क्या हो गया 9, और ये क्या हो गया -1। तो यानी ये तो पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव, तो साइन क्या आ गया, नेगेटिव। यानी कि नेगेटिव, जबकि आना क्या चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर लेस इक्वल टू 0 आ रहा है तो यानी कि नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, तो यानी ये क्या है, नेगेटिव आया। यानी कि -∞ से -4 के बीच में ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आई। जबकि हमको लाना कौन सा, देखना है कि इसमें से किस पे पॉजिटिव आ रहा है, इसमें से -∞ से -4 या -4 to 4 या 4 to ∞ में ये किस इनइक्वालिटी को फॉलो कर रहा है, जो इस कंडीशन को फॉलो करे। अब -4 से 4 के बीच में देखते हैं, -4 से 4 के बीच में 0 रख सकते हैं, 0 आ जाएगा। तो अगर हम 0 रखते हैं, 4 - 0 4 + 0, तो दैट इज पॉजिटिव एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, यानी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। यानी कि ये पॉजिटिव आ रहा, तो यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी ये इसके लिए ये राइट होगा, 4 - x और 4 + x ग्रेटर इक्वल टू 0 को फॉलो कर रहा है, दिस इज द पॉजिटिव, ये फॉलो कर रहा है। अब ऐसे ही इसके लिए देखेंगे 4 to ∞, 4 to ∞ में अगर देखते हैं तो हमने 5 पुट कर दिया यहाँ पे, तो 5 मतलब 4 - 5 एंड 5 + 4 + 5 हम इसी पुट कर रहे हैं, इसमें पुट कर रहे हैं। तो इससे क्या आ जाएगा, -1, और ये क्या हो जाएगा 9। तो ये क्या आया, नेगेटिव, और ये क्या आया, पॉजिटिव। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव दे वी गेट द नेगेटिव, यानी कि ये क्या मिलेगा, नेगेटिव। और हमको ये देखना था कि ये किसके लिए फॉलो करेगा, ये इनइक्वालिटी किसके लिए फॉलो करेगा। तो हमें ये पता चला कि ये जो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है -4 से 4 के बीच में, इंक्लूडिंग -4 to 4 जो है इसके, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का भी साइन लगा हुआ है, तो इसके बीच में या इंक्लूडिंग -4 to 4 जो आ रहा है इस इनइक्वालिटी को फॉलो करता है, पॉजिटिव आया, और ये ग्रेटर इक्वल टू 0 भी लिखा है, इसलिए इसको फॉलो करता है। इसलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, -4 to 4, -4 to 4, इस तरह से क्लोज ब्रैकेट होगा, यानी कि हम -4 और 4 को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो दिस इज द डोमेन फॉर द रेंज। तो रेंज डोमेन हमारा -4 से +4 हो गया, यानी x की वैल्यू -4 से +4 पुट करने पे y की वैल्यू क्या आती है, वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो जब भी हमारा फंक्शन रूट के फॉर्म में दिया रहेगा, ये कुछ ट्रिक्स है, इसका कोई बेसिक रूल नहीं है, कुछ ट्रिक्स हैं, ठीक है, जो जिस ट्रिक के अकॉर्डिंग हम जो है फंक्शन का
रेंज फाइंड करते हैं कि अगर हमारा कोई फंक्शन रूट के फॉर्म में दिया है, रूट में दे रखा है, तो सबसे पहले फंक्शन फाइंड करने, रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन को f(x) को y लिखते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। इस तरह से चेंज करते हैं कि जिससे हम x की वैल्यू y के फॉर्म में आए, x की वैल्यू y के फॉर्म में आए। जैसे इस फंक्शन के लिए हम देखें तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या लिखा है, √16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर x की वैल्यू यहाँ निकालते हैं तो क्या बन जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दैट इज y स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस वाई स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस वाई स्क्वायर और x इज इक्वल टू √16 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे रूट में आ गए, कोई कंपल्सरी नहीं है कि रूट में ही है। हमने कहा कि जब भी रेंज फाइंड करना होगा तो हमें x की वैल्यू ट्रांसपोज करके x की वैल्यू y के फॉर्म में फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड कर लिया y के फॉर्म में, 16 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये x 16 माइनस वाई स्क्वायर, आप देख रहे फिर भी ये रूट के फॉर्म में आ गया। तो जब भी रूट के फॉर्म में आएगा तो हमें देखना है कि ये डिफाइंड है कि नहीं डिफाइंड है। तो डिफाइंड रूट के अंदर तभी डिफाइंड होगा जब इस रूट के अंदर जो भी वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यानी कि f(x) डिफाइंड व्हेन 16 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अगर ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो फिर से हम ऐसे लिख सकते हैं 4 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 0, दैट इज 4 माइनस वाई एंड 4 प्लस वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 0। फिर से आपका उसी कंडीशन को फॉलो करेगा जैसा अभी नंबर लाइन पे शो किया था। तो -∞ टू +∞, इसके बीच में चलेंगे। अब यहाँ हमको इनक्वलिटी वही दिखानी है। यहाँ पर अगर हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो एक वैल्यू आएगी 4 और दूसरा क्या आएगा -4। तो यानी कि -4 इधर आएगा और +4 इधर आएगा। तो इस तरह से आपको 3 इंटरवल फिर से बनेंगे, -∞ टू -4, -4 टू 4 एंड 4 टू ∞। अब -4 से 4 और इन सब के बीच में हमें देखना है कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मतलब नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, कैसा आ रहा है। तो इसके लिए अगर हमने पुट कर लिया यहाँ पे कि हमारा जो ये f(x) है, ये जो वैल्यू है, ये इस वैल्यू में हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे कुछ ऐसा, जिससे हमने पुट कर दिया कि -5 पुट कर दिया। अगर हम -5 पुट कर देते हैं यहाँ पे पुटिंग y इज इक्वल टू -5, तो क्या बनेगा 4 माइनस -5 और 4 प्लस -5। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा 4 प्लस 5 और ये क्या बनाएगा 4 - 5, दैट इज 9 एंड दैट इज -1। तो ये क्या बनेगा पॉजिटिव और ये क्या बनेगा नेगेटिव। और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा नेगेटिव, यानी कि ये नेगेटिव बनेगा। तो यानी कि इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता। नेगेटिव तब होता है जब ये लेस और इक्वल टू 0 होता है, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पे बन गया नेगेटिव। -∞ से -4 के बीच में नेगेटिव वैल्यू आई। अब ऐसे ही इसके लिए देखते हैं दूसरे के लिए कि -4 से 4 के बीच में कोई वैल्यू पुट कर देते हैं, कोई भी वैल्यू पुट कर दे, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 0 ही पुट करें। तो -4 थोड़ा 0 पुट करने में ईजी होता है। तो पुटिंग हमने पुट कर दिया y इक्वल टू 1। अगर y इक्वल टू 1 पुट कर दिया तो 4 - 1 एंड 4 प्लस 1, यहाँ से क्या जाएगा 3, ये क्या जाएगा 5। तो ये क्या है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया पॉजिटिव। तो यानी कि दिस साइन इज पॉजिटिव। तो ये तो पता चल गया हमें कि -4 से 4 के बीच में ये ग्रेटर इक्वल टू 0 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। फिर भी हम इसको भी चेक करेंगे, हो सकता है कि इसमें भी कुछ आ रहा हो, तो इसको भी देखेंगे। 4 to 8 के इन्फिनिटी के बीच में कोई लोग ने 5 ले लिया, पुटिंग y इक्वल टू 5। तो 4 - 5 एंड 4 प्लस 5, दैट इज -1 इंटू 9, इट मीन्स नेगेटिव इंटू पॉजिटिव। तो देन वी गेट द नेगेटिव, इट मीन्स कि दिस इज द
नेगेटिव। अब इनक्वलिटी किस चीज़ के लिए, ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए है, यानी कि कौन सी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वाली वैल्यू आएगी। तो इट मीन्स कि y जो आ रहा है किसमें, कि y इज द एलिमेंट ऑफ किसके बीच के, -4 टू +4 के बीच में। y की वैल्यू -4 से 4 के बीच में आया, लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे एक दे रखा है कि y इक्वल टू 16 - x², तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ये ग्रेटर देन 0। तो जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, यानी इसकी वैल्यू जब √16 - x² की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो इट मीन्स y की भी वैल्यू क्या होगी, 0 या 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। ऐसे कहेंगे कि y की वैल्यू या तो 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, 0 या 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है कि 16 - x² क्या होगा, एग्जिस्ट तभी करेगा कि जब फंक्शन डिफाइंड हो, और डिफाइंड होने के लिए ये मतलब कि हमारा कि x की क्या वैल्यू पुट करें कि हमको एक रियल वैल्यूड फंक्शन मिले। रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब एक रियल नंबर मिले, मतलब फंक्शन ऐसा ना हो कि अनडिफाइंड हो जाए, कोई ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे कि फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। तो अनडिफाइंड ना होने पाए, यानी हमको एक रियल वैल्यूड चाहिए। तो रियल वैल्यूड तब आएगा जब हम x इस पूरे की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो इट मीन्स कि y की वैल्यू या तो 0 या तो 0 से ग्रेटर आ सकती है। तो इट मीन्स कि सिंस y कैन नॉट नेगेटिव, y की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, सिंस 16 - x² इज ग्रेटर इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब हमारा जो, अब इसमें देखेंगे, एक तो हमारा ये आया कि y की वैल्यू -4 से 4 के बीच में लाई करता है, और दूसरा क्या आ रहा है, y इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो अगर हम इसमें देखें कि कॉमन हमको क्या मिलता है, हमको क्या मिलता है कि ये -4 to 4 है, और एक है लाइन जो 0 से ग्रेटर है, तो -4 से 4 के बीच में इस पूरे की वैल्यू y है, और यहाँ पे y इज ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी किस तरफ आएगा, हमारा इधर आएगा ये। तो यानी हमें जो कॉमन रीजन मिल रहा है ये दोनों में आएगा, ये वही क्या हो जाएगी, y की वैल्यू, यानी कि वही क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। ये रेंज हो जाएगा, ये हम ऐसे कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा रेंज क्या बनेगा, रेंज इज इक्वल टू 0 to 4। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इज लेसर इक्वल टू 0 लेसर इक्वल टू 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये रेंज हमारा क्या हो गया, 0 to 4। तो दिस इज द एग्जाम्पल जो कि NCERT में दिया हुआ है। एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं कि f(x) इज इक्वल टू √x - 2 दिया है, एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x - 2, फाइंड डोमेन एंड रेंज। तो f(x) इक्वल टू x - 2 का डोमेन रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देख रहे हैं यहाँ भी रूट के फॉर्म में आ रहा है, तो जब भी रूट के फॉर्म में आएगा तो यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी हम क्या कहेंगे कि f(x) इज डिफाइंड व्हेन x - 2 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर इक्वल टू 2r। तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डोमेन, यानी यहाँ क्या है, डोमेन यहीं पे आ गया हमारा, डोमेन क्या बन गया, 2 to इन्फिनिटी। यहाँ पे ग्रेटर आर इक्वल टू लगा, इसलिए हम यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, और 2 या 2 से बड़ा कहाँ तक हो सकता है, 2, 3, 4, 5 से इन्फिनिटी तक हो सकता है। तो यानी हमारा डोमेन क्या बन गया, 2 to इन्फिनिटी। अब ऐसे हमको रेंज फाइंड करना है, तो रेंज के लिए हम क्या करेंगे, f(x) को क्या लिखते हैं, y लिखते हैं, तो y इज इक्वल टू √x - 2, और फिर क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे x - 2 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 0,
तो यानी y की वैल्यू भी ग्रेटर इक्वल टू 0 होगी। इस x माइनस 2 की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, तो दिस इम्प्लाइज सिंस, यानी हम ये कह सकते हैं कि रूट में जो वैल्यू दी हो क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज दैट y इज ग्रेटर इक्वल टू 0। अगर y इज ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो रेंज क्या बन जाएगा, 0 या 0 से बड़ा, 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, यस 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ से क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ से ओपन, क्योंकि इन्फिनिटी के लिए हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। तो यहाँ पे डबल इनक्वलिटी लगी हुई है, इसलिए हम यहाँ पे इस तरफ से क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। तो इस तरह से डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं। दूसरी तरह से इसमें फाइंड कर सकते हैं रेंज फाइंड करने के लिए कि हम क्या करेंगे, इसको इसको स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बन जाएगा, एक्स माइनस 2, आर एक्स इज इक्वल टू किसके लिखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 2, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगी, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2। और जब x की वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस 2 हो रही है, ये मतलब हमने क्या किया कि एफ एक्स को y के फॉर्म में लिखा और x की वैल्यू y के फॉर्म में निकाल लिया, तो x की वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर प्लस 2 आ गई। अब हमें डोमेन के करस्पॉन्डिंग ही फाइंड करना है। तो डोमेन हमारा कितना है, 2 टू इन्फिनिटी, यानी मिनिमम वैल्यू कितनी है 2 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इन्फिनिटी। तो अगर हम ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे कि आर वाई स्क्वायर प्लस 2 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर इक्वल टू किसके है, 2 की। और ये क्या इम्प्लाई करेगा कि वाई स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 0। ये क्या इम्प्लाई करेगा, वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 0, वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 0। अब वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 0 कहाँ तक हो सकता है, 0 टू इन्फिनिटी, यानी रेंज क्या बन जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी, रेंज बन जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। तो इस तरह से रूट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका कोई बेसिक रूल नहीं है, सिर्फ हम ये देखेंगे अगर रूट के फॉर्म में दिया है तो कैसे सॉल्व करेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल है तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि फंक्शन भी कई तरह के होते हैं ना, आइडेंटिटी फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। तो जिस तरह से फंक्शन होगा उसी तरह से उसका डोमेन और रेंज आएगा। ये 2 हमने इसलिए पुट कर दिया क्योंकि यहाँ मिनिमम वैल्यू कितनी है, 2 है। तो मिनिमम वैल्यू पुट करने की x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, इसलिए हमने यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लिया ये। तो इस तरह से जो है ये रेंज ऐसे भी फाइंड किया जा सकता है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर था, जो भी एग्जाम्पल 3 था, ये एग्जाम्पल नंबर 4 था। अब इस तरह से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि जो है यहाँ भी एक ले लिया कि क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 कि अगर हमने एक फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू है 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 2। अब ऐसे दे दिया 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 2। तो अब अंडर रूट एक्स माइनस 2 यहाँ भी दिख रहा है रूट के फॉर्म में आ रहा है, तो यहाँ भी वही चीज़ करेंगे कि एफ एक्स इज डिफाइंड व्हेन x minus 2 is greater equal to 0. This implies that x is greater equal to 2 and this implies that कि डोमेन क्या होगा 2 टू इन्फिनिटी। कुछ भी 1 से 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे x माइनस 2 करके फाइंड कर लिए। यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 है, तो ये वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए, क्योंकि रूट के फॉर्म में जब भी दिया रहेगा तो हम ऐसे ही करेंगे। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, 0 टू 2 टू इन्फिनिटी, ये हो गया हमारा डोमेन। अब रेंज कितना होगा, रेंज के लिए कि जो है फॉर रेंज y इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 2। डोमेन का एलिमेंट हमारे पास है यहाँ पे, यानी अगर हम ये डोमेन का एलिमेंट यहाँ पुट कर देते हैं तो जो है इसकी वैल्यू 2 टू इन्फिनिटी, मतलब कि हम यहाँ पे 2x के जगह क्या पुट कर सकते हैं,
2 पुट कर सकते हैं पहली वैल्यू, यानी कि y इक्वल टू 1 प्लस 2 माइनस 2, तो दैट इज 1 प्लस 0, इट मीन्स 1। y इक्वल टू यहाँ पे पुटिंग किया, क्या पुटिंग x इक्वल टू 2, अब पुटिंग x इक्वल टू 3, अगर हम 3 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 2, दैट इज 1 प्लस 1, दैट इज 2, दैट इज 2। तो इस तरह से यहाँ पे अगर हम 4 पुट कर देते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 4, इट मीन्स y इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 4 माइनस 2, तो दैट इज 1 प्लस रूट 2। तो देख रहे हैं ये एक इंक्रीजिंग वैल्यू के फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पे जो हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं उसके, क्योंकि 2.1 भी पुट कर सकते हैं, 2.2 भी पुट कर सकते हैं, 2.3 भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 to इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो चाहे रियल नंबर के, वो सभी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है, एक करस्पॉन्डिंग ट्रेंड बन रहा है। तो अगर हम इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इस तरह से इसका जो है बहुत से वैल्यूज हैं जिस पुट करने पे डिफरेंट वैल्यू y की आएगी। देयरफॉर जो रेंज बनेगा, रेंज क्या बन सकता है 1 to इन्फिनिटी, क्योंकि मिनिमम वैल्यू हमारी क्या है 1 आई, मिनिमम वैल्यू हमारा 1 आया, इसलिए 1 to इन्फिनिटी बनेगा। तो दिस इज द रेंज। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जो है कि नेक्स्ट एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं कोई फंक्शन दे रखा है कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे रखा है 5 था, ये क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। ऐसे दे रखा है, फंक्शन दे रखा है कि ये मॉड में है और ये बिना मॉड के है, तो इसका हमको फाइंड करना डोमेन और रेंज। तो अब f(x) कब डिफाइंड होगा, यहाँ पे जो है x की वैल्यू ये, अब देखो जब भी हमें कोई फंक्शन पॉलिनोमियल फॉर्म में मिलेगा, जब भी हमें पॉलिनोमियल फॉर्म में मिलेगा तो हम डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पे x माइनस 2 है, तो यानी अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यानी ये वो सॉरी x माइनस 2 अपॉन 0, यानी कि फंक्शन क्या होगा f(x) की वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी, यानी फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो यानी हम यहाँ पे x इक्वल टू 2 नहीं पुट कर सकते हैं। तो f(x) यानी कि हम f(x) इज डिफाइंड, f(x) इज ऐसे कर सकते हैं f(x) इज नॉट डिफाइंड, f(x) इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 2। x माइनस 2 दिया तो यानी इक्वल टू 2 पे डिफाइंड नहीं होगा। तो अगर x इक्वल टू 2 पे डिफाइंड नहीं है, x इक्वल टू 2 पे डिफाइंड नहीं है तो रेंज, अब रेंज हमको डोमेन फाइंड करने के लिए सीधे सीधे हमको कुछ देखना नहीं है क्या लिखा है यहाँ पे, हम सीधे सीधे यहाँ पे देखेंगे कि x हम, क्योंकि ये पॉलिनोमियल क्या नाम रेशनल फंक्शन है, ये रेशनल फंक्शन जो p/q के फॉर्म में है, तो जब भी रेशनल फंक्शन के फॉर्म में दिया रहेगा तो हम डिनोमिनेटर को चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर में हमारा क्या दिया हुआ है। इस डिनोमिनेटर के बेस पे देखेंगे फंक्शन किस पे डिफाइंड नहीं है, तो हमारा फंक्शन x माइनस 2 दिया है और यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 2 माइनस 2 दैट इज 0, और किस समथिंग अपॉन 0 मीन्स नॉट डिफाइंड, किसी के नीचे अगर 0 आ जाए x अपॉन 0 तो दैट इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड तो यानी फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो इस तरह से हमको पता चल गया कि डोमेन हमारा सभी रियल, यानी हम x की सभी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कुछ भी वैल्यू पुट कर दें, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन हम x की 2 वैल्यू नहीं पुट कर सकते। यानी डोमेन हमारा क्या हो जाएगा कि रियल नंबर माइनस 2, यानी हम रियल नंबर से 2 माइनस कर देंगे। तो दिस इज द डोमेन, दिस इज द डोमेन कि रियल नंबर से हम 2 माइनस कर देंगे। ये हमको जब भी देखेंगे कि ये अगर कोई फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर को ही चेक करना हमको कि इस पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, उसको रियल नंबर से माइनस कर देंगे,
वो क्या बन जाएगा, डोमेन। वो चाहे डोमेन हो या रेंज हो, रेंज के फॉर्म में भी जो थोड़ा बहुत सॉल्व होता है, अदरवाइज फिर वो भी रेंज के फॉर्म में भी ऐसे ही आता है। अब ये हो गया डोमेन, डोमेन बन गया R-2। अब ये दे रखा है कि एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 2। तो सिंस कि एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो अगर एक्स इक्वल टू 2 पे डिफाइंड नहीं तो डिफाइंड किस पे है, देयरफॉर एफ एक्स इज डिफाइंड एट एक्स इज ग्रेटर देन 2 और एक्स इज लेस देन 2। 2 पे डिफाइंड नहीं है, लेकिन एक्स इज ग्रेटर देन 2 के लिए भी डिफाइंड हो सकता है और एक्स इज लेस देन 2 के लिए भी डिफाइंड हो सकता है। तो अगर हम ग्रेटर देन 2 के लिए लेके चलते हैं और लेस देन के लिए 2 के लिए, सबसे पहले लेस के लिए लेके चलते हैं कि अगर एक्स इज लेस देन 2 है तो क्या क्या वैल्यू हो सकते हैं। हमने पुट किया F0, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स इज लेस देन 2, तो लेस देन 2 क्या हो सकता है, ये 0 और 1 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है। तो इस तरह से 0 तक आएगा यहाँ पे, 0 तक निगेटिव वैल्यू भी हो सकता है यहाँ पे, -1 -2 -3 -4, इस तरह से बहुत सी वैल्यू, तो हमको बहुत सी वैल्यूज मिलेंगी। तो हम कुछ वैल्यूज को सिर्फ लेके चलेंगे और देखेंगे कि उसका ट्रेंड क्या बन रहा है, उस ट्रेंड की बेस पे हम फंक्शन का रेंज फाइंड करेंगे। तो अगर हम 0 यहाँ पुट कर देते हैं, F0 निकालते हैं, तो यानी हम क्या लिखेंगे, 0 - 2 अपॉन 0 - 2। अब ये मॉड में है तो यानी कि ये निगेटिव हो गया, -2 अपॉन -2, और मॉड में अगर कोई निगेटिव नंबर है तो क्या बन जाता है, पॉजिटिव, यानी 2 अपॉन -2 कट जाएगा, क्या जाएगा, -1। अब अगर हम ऐसे ही 1 के लिए निकालते हैं तो 1 के लिए क्या जाएगा, 1 - 2 अपॉन 1 - 2 दैट इज -1 मॉड में, और फिर ये -1 होगा। -1 को हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव 1 अपॉन -1, तो अगेन वी गेट द -1। एफ ऑफ 1.5 ले लिया, 1.5, तो यानी कि मॉड ऑफ 1.5 -2 अपॉन 1 - 1.5 दैट इज -0.5 मॉड में, और 1 से 1.5 माइनस करेंगे तो -0.5 दैट इज, ये पॉजिटिव बनेगा यहाँ पे, तो क्या ले सकते हैं, 0.5 अपॉन -0.5, ये कटेगा तो -1 आ जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि हम x लेस देन 2 के लिए कोई भी वैल्यू लेके चलते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस आ रही है, माइनस आ रही है। अब ऐसे देखते हैं कि x इज ग्रेटर देन 2, फॉर x इज ग्रेटर देन 2 क्या वैल्यू हो सकती है, 3 4 5 5 6 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। हमने निकाल लिया, F3 निकाल लिया। F3 पे अगर लेके चलते हैं तो मॉड ऑफ 3 - 2 अपॉन 3 - 2 दैट इज मॉड ऑफ 1 अपॉन 1, इट मीन्स 1 अपॉन 1 दैट इज 1। F ऑफ 3.5, तो 3.5 - 2 अपॉन 3.5 - 2 दैट इज 1.5 मॉड के अंदर अपॉन 1.5, और अगर मॉड से बाहर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 1.5 अपॉन 1.5 कट जाएगा, दैट इज 1। तो इस तरह से अगर F और फाइंड कर लेते हैं, F4 फाइंड कर लेते हैं, तो 4 - 2 अपॉन 4 - 2 दैट इज 4 - 2 दैट इज 2, 2 अपॉन 2 इट मीन्स 1। तो इस तरह से देख रहे हैं सबकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो हमारा रेंज क्या हो गया, मिनिमम टू मैक्सिमम, यानी मिनिमम कितना है, -1, और मैक्सिमम कितना है, 1। तो देयरफॉर रेंज क्या बन जाएगा, इस तरह से हम किसी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन सबके लिए जो 2 ही वैल्यू आएगी, तो रेंज क्या बन जाएगा, -1 से लेकर के 1 तक। अब मान लीजिए कोई दूसरा क्वेश्चन है कि जो है इस तरह से आता है कि एक f(x) इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 7 we have find the domain
एंड रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये एक क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ रहा है, न्यूमरेटर क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, डिनोमिनेटर भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। अगर ऊपर नीचे कुछ कैंसिल होता तो कैंसिल कर लेते हैं। अब यहाँ पे तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, लेकिन x की जो वैल्यू होगी वो निगेटिव में आएगी, अंडर रूट निगेटिव -1 आ जाएगी। तो यानी ये हम यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू अगर पुट करते हैं तो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। x की कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हैं तो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। x इक्वल टू 1 पुट किया तो 1 अपान 1 प्लस 1, x इक्वल टू -1 पुट किया तो 1 अपान 1 प्लस -1, यानी x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऐसे कर सकते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए जो एक्स स्क्वायर होगा क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। अब इसमें जो हमको डोमेन अगर हम फाइंड करते हैं तो डोमेन क्या बनेगा, क्योंकि जब हम इतना फ्री कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर दिया तो 0 अपान समथिंग मीन्स 0 हो जाएगा। 1 पुट कर दिया तो उसके हिसाब से कोई वैल्यू निकलेगी, -1 पुट किया तो कोई वैल्यू निकलेगी, 2 पुट किया तो कुछ वैल्यू निकलेगी, 2.1 पुट किया तो कुछ वैल्यू निकलेगी। तो इस तरह से हम बहुत से वैल्यूज पुट कर सकते हैं, जिसके लिए डोमेन क्या बन जाएगा, रियल नंबर। एक्स इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, डोमेन हमारा बन जाएगा रियल नंबर। अब रेंज के लिए, रेंज में क्या बनेगा, फॉर रेंज क्या बन जाएगा कि हम एफ एक्स को क्या मानेंगे, वाई, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको ट्रांसफॉर्म हमने कहा एक्स की वैल्यू वाई के फॉर्म में फाइंड करना है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और इस तरह से अगर हम इसको एक्स ट्रांसपोज कर लेंगे इस तरफ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई, और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाई अपॉन 1 माइनस वाई। अब फिर से देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है, यानी एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो यानी इसकी भी वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये भी वैल्यू पॉजिटिव होगा। कि जब भी हमने कहा कि एक्स स्क्वायर जब भी आएगा, पावर 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, तो यानी कि उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। तो यानी वाई अपॉन 1 माइनस वाई की भी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, तो दिस इम्प्लाइज दैट कि अगर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 0, या तो 0 होगा, पॉजिटिव का मतलब ये कि 0 या 0 से बड़ा पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव होगा। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि y अपॉन 1 माइनस वाई की वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर इक्वल टू 0, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। और इसी चीज़ को हम ऐसे ले सकते हैं, माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पे, माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे तो लिखेंगे माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1। और इस चीज़ को और भी, अब यहाँ पे हम इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो इधर जाएगा 0 हो जाएगा, नो, ये इनइक्वालिटी मल्टीप्लाई, यहाँ पे इक्वल का साइन होता तो हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी जब चैप्टर 6 करेंगे तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसके लिए फिर हम ये ले सकते हैं। अब यहाँ देखो y माइनस 1 है, हमें अब इसी कोई y की वो ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये इनइक्वालिटी फॉलो करे, वही हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो इस तरह से सबसे पहले हम इस चीज़ को और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको ऐसे ले सकते हैं, y अपान वाई माइनस 1 इज लेसर इक्वल टू 0, यानी कि इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, यानी दोनों तरफ नेगेटिव से अगर पॉजिटिव बनाते हैं तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, यानी ये नेगेटिव हो गया। तो y अपान वाई माइनस 1 अब इज लेस आर इक्वल टू 0, ये चेंज हो गया, y अपान वाई माइनस 1
ये लेस आर इक्वल टू 0, लेस आर इक्वल टू 0, ये चेंज हो गया। अब हमको ये चेक करना है कि अगर कोई फ्रैक्शन के फॉर्म में इनक्वलिटी में मिलता है तो हम उसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकता। अब ये नेगेटिव दिखाने के लिए कब नेगेटिव आएगा कि या तो ये पॉजिटिव हो, न्यूमरेटर पॉजिटिव हो, डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, तब पूरे की वैल्यू नेगेटिव होगी। या तो हम कह सकते हैं कि न्यूमरेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो पूरे की वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, यानी इन दोनों में से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कोई एक नेगेटिव होना चाहिए, तब इस इनक्वलिटी को फॉलो करेगा, अदरवाइज फॉलो नहीं करेगा। तो हम ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि y-1 से सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है, और डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है हमको कि जितना डिनोमिनेटर में दिया उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि y इंटू y-1 का y-1 अपान y-1 का होल स्क्वायर इज लेसर इक्वल टू 0, तो दिया ही है। वैसे यहाँ पे क्या किया कि इसमें y-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब हमारा यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर के नंबर के फॉर्म में आ गया, डिनोमिनेटर हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर के नंबर के फॉर्म में आ गया। तो जब भी हमारा डिनोमिनेटर एक परफेक्ट स्क्वायर के नंबर के फॉर्म में आएगा तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। यानी अगर हम y की कोई भी वैल्यू पुट करें यहाँ पे 0, -1, -2, -3, -4, -10, -100, -1000 जो भी पुट करें, तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक पॉजिटिव आएगी। इसकी वैल्यू हमेशा एक पॉजिटिव आएगी। अब पॉजिटिव जब आ गया तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे क्योंकि हमको ये पता नहीं था कि y पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पे हमको ये पता चल रहा है कि y की अगर हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो इट मीन्स ये पॉजिटिव होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो इट मीन्स क्या हो जाएगा कि y-1 is लेसर इक्वल टू 0, लेसर इक्वल टू 0, लेसर इक्वल टू 0। अब यहाँ से इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y-0 और y-1 लेसर इक्वल टू 0, लेसर इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे y ऐसे लिखते y लेसर इक्वल टू 0 और दूसरा y-1 लेसर इक्वल टू 0, तो y-0 यहाँ पे ले लिया हमने। तो इसके अकॉर्डिंग हमें दो वैल्यू मिल गई, क्रिटिकल पॉइंट मिल गया कि एक y की वैल्यू 0 और एक क्या मिल जाएगा 1। तो फिर से अब इसको हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, या हम ऐसे कर सकते हैं कि y की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगा, 0 से बड़ा और लेसर इक्वल टू 1, या नंबर लाइन पे भी दिखा सकते हैं, दोनों तरह से करके बताते हैं। तो y की वैल्यू क्या आएगी 0 to 1, इसलिए यहाँ पे लेसर इक्वल टू 1 होगा। अब ये तो पता चला कि हाँ y की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेसर इक्वल टू 1, ये तो होगा। लेकिन y इज नॉट इक्वल टू 1, अगर हम वहाँ पे y की वैल्यू इस कंडीशन में अगर हम y की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू यहाँ 1 पुट करते हैं, यहाँ पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हमें इस तरह से वैल्यू पुट करना है जिससे फंक्शन हमारा डिफाइंड हो। तो जो है नॉट, तो यानी कि जो है इक्वल हो नहीं सकता है, तो इसलिए जो है y की वैल्यू सिंस y इज नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर y इज लाइज बिटवीन 0 एंड लेस देन 1। और रेंज क्या बन जाएगा, अब यहाँ पर हम इसको क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ से 0, यहाँ से ओपन ब्रैकेट 1, 0, 1, तो दिस इज द रेंज, दिस इज द रेंज। और भी एग्जाम्पल्स के थ्रू हम देख सकते हैं इसमें कि डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करेंगे। बस हमको कुछ क्वेश्चन के ट्रिक को ही लेके चलना होगा जिस बेस पे डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं। और डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए कोई बेसिक रूल नहीं है कि सबका सब पे एक ही रूल लगा सकते हैं, एक ही रूल से सभी का डोमेन और रेंज आ जाए, ऐसा नहीं है। तो हमें डोमेन और रेंज के कंसेप्ट को समझना होगा। तो दिस इज द 4, 5, 6 एग्जाम्पल by which you can say, there are the 7 examples by which you can try to understand
what is the domain and range of the function.